सा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का हम लोग लघुतरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ना। तो इसका जो है अति लघुतरीय और दीर्घ उत्तरीय करवा चुके हैं। ये यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, लघुतरीय प्रश्न देखने वाले थे। एक ही वीडियो में सभी प्रश्न का हम लोग उत्तर जानेंगे, है ना, डिटेल में समझेंगे और टाइम लगेगा बट डिटेल में रहेगा, ठीक ना। आप वीडियो का जो साइज है ये देखकर घबरा नहीं जाइएगा, क्योंकि जब समझना है तो फिर टाइम तो देना पड़ेगा ना। चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे हैं और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में करने का कोशिश हम लोग करेंगे, है ना। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है। चुंबकीय पदार्थ, है ना, और अचुंबकीय पदार्थ क्या थे। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ लिख के आप लोग भी डैश दीजिएगा और लिखिएगा कि वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनमें कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे देखिए लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि, ये सभी क्या हो जाते हैं, चुंबकीय पदार्थ। यानी कि जो चुंबक, अगर एक चुंबक आप लीजिए, आपको देखिए पहचानना है कि कौन चुंबकीय पदार्थ है और कौन नहीं है। तो आप एक चुंबक लीजिए और जगह मतलब कोई भी पदार्थ पे लेके जाइए, अगर जो चुंबक आकर्षित कर ले रहा है जिसको, है ना, समझ जाइए कि वो चुंबकीय पदार्थ है ना, और जो आकर्षित नहीं कर रहा उसको अचुंबकीय हो जाएगा। जैसे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अचुंबकीय पदार्थ का कि वैसे पदार्थ जिन्हें मतलब चुंबक आकर्षित नहीं करता, यानी अपने ओर खींचता नहीं है, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे देखिए कांच, अगर कांच के पास अगर हम लेकर जाएंगे, ठीक ना, चुंबक को, तो क्या वो आकर्षित करेगा, नहीं। कागज के पास भी नहीं, पीतल के पास भी नहीं, ये सभी के पास नहीं आकर्षित करता ना। चांदी ना सोना, ये सभी के पास अगर हम लेकर जाएंगे चुंबक को तो आकर्षित नहीं करेगा। तो ये सभी अचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। और जो चुंबक अगर किसी पदार्थ को आकर्षित कर ले रहा है तो समझिए वो चुंबकीय पदार्थ है। समझ गए। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची, है ना। छड़ चुंबक के चारों ओर, देखिए यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं ये देखिए चुंबक ये है ना, ये देखिए छड़ चुंबक है, ये इस तरह से ये छड़ चुंबक है ना। अब देखिए इधर हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर हो गया, इधर हो गया ईस्ट यानी कि साउथ यानी कि दक्षिण हो गया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ऑब्जेक्टिव में जो है 2 नंबर में पूछा जाता है, सॉरी 2-3 क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है इससे, है ना। और एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। क्या फिक्स रहता है, जो आप देखिए इसमें, देखिए पहले आप देखिए कि ये चुंबक जो है इससे क्या हो रहा है, धारा देखिए इधर से देखिए निकाल रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है इससे क्या हो रहा है, देखिए इधर से निकल रहा है ना, उत्तर से देखिए निकल रहा है। और ये देखिए इस तरह से आया, इसमें देखिए चला गया, है ना। यानी कि क्या हो रहा है कि देख रहे हैं दक्षिण में एंट्री कर रहा है, दक्षिण में एंट्री कर रहा है। तो पूछता है कि क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण होता है, क्योंकि देखिए उत्तर से निकला दक्षिण में गया। अब अगर पूछेगा कि क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा क्या होती है, तो देखिए ये इधर से देखिए आया अंदर, तो देखिए ये जा रहा तो दक्षिण से हो जाएगा उत्तर ना, दक्षिण से उत्तर, क्योंकि दक्षिण में एंट्री किया और अंदर में पूछ रहा था, अंदर में देखिए दक्षिण में गया और फिर उत्तर से बाहर निकल रहा। तो अगर अंदर में पूछेगा, क्षण चुंबक के अंदर अगर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा पूछेगा तो आपको जवाब देना है, आपको क्या जवाब देना है कि दक्षिण से उत्तर, है ना। और अगर पूछेगा कि क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा क्या होती है, तो आपको यही बताना है कि क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, इस तरह से। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की सूची बनाइए। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, यहाँ पे देख चुके हैं ना हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यहाँ पे इसके गुण बताना, क्या क्या इसमें क्वालिटी है ना, ये बताना हमको। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण सूची निम्न है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में होती है ना। चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं बंद वक्र में, जैसे देखिए फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए बंद वक्र में, देखिए इस तरह से देखिए इधर निकला, ये देखिए बंद हो गया, है ना, ये इस तरह से निकला, देखिए बंद हो गया, यानी बंद वक्र में होते हैं। दूसरा गुण देखिए है, दूसरा गुण देखिए क्या है, थोड़ा बड़ा है दूसरा गुण, लेकिन आप लोग देखिए क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर, लिखिए देखिए यहाँ पे बात आ गया, है ना, उत्तरी ध्रुव यानी उत्तर से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है ना। और पुनः चुंबक के भीतर, देखिए चुंबक के भीतर देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, और पुनः चुंबक के भीतर होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाते हैं। उत्तरी ध्रुव पे क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। आप लोग देखे थे यहाँ पे फिगर में
कि इसकी दिशा जो है उत्तरी ध्रुव से क्या होती है दक्षिणी ध्रुव में। अब अंदर में क्या होता है फिर उत्तरी ध्रुव से फिर दक्षिण में, फिर उत्तरी ध्रुव से फिर दक्षिण में, इसी तरह से क्या होते रहता है चलते रहता है। इसका दूसरा देख लिए है ना गुण। अब चलिए हम लोग देखिए तीसरा देखिए क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है दूरी के अनुसार घनत्व में कम होती जाती है। दूरी के अनुसार है ना, दूरी के अनुसार घनत्व में कम होती जाती है। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे ही देखिए दूरी जाती है, जैसे ही दूरी जाती है देखिए ये अभी देखिए नज़दीक है तो ये कम है, कम स्लोप बना रहा है यानी कि कम घेरा ले रहा, दूरी गया और घेरा लिया और घेरा लिया, इस तरह से क्या कर रहा है ये घनत्व जो है, अरे दूरी के अनुसार क्या जाता है इसका घनत्व जो है कमते जाता है, ज़्यादा छोटा हो गया। चलिए अब देखिए चौथा क्या है, चौथा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा है एक दूसरे को देखिए कट नहीं करती। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना बड़ा बना हुआ है ना, लेकिन एक भी देखिए कट नहीं कर रहा है। ये देखिए ठीक अपने में इस तरह से निकला, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, है ना। आप देख रहे हैं क्या एक दूसरे को कट किया, मतलब ये इसे देखिए यहाँ पे ये इधर गया और ये इधर गया, तो इस तरह से देखिए कट कर रहा है, यहाँ पे देखिए कट कर रहा है ना, इस तरह से कोई कट कर रहा नहीं। तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा यानी कि ये सभी जो देख रहे हैं ना यही सब चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यही सब चुंबकीय क्षेत्र रेखा थी। ये सभी देखिए एक दूसरे को कट नहीं करते, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत अच्छा से पूछा जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाइएगा तो अच्छे से आप भी लिख दीजिएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। लीजिए बात अभी यहाँ पे आगे क्यों नहीं करती है, अभी हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे चौथा इसका गुण देखें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है एक दूसरे को कट नहीं करती है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया कि क्यों नहीं करती है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव होता, यानी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती जो संभव नहीं है, इसलिए वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे को कट नहीं करते। क्योंकि अगर कट कर लेती तो दो स्पर्श रेखा, एक इधर से हो गया एक इधर से, यानी कि स्पर्श मतलब जहाँ पे टच कर रहा है, और दो को हो जाता है तो फिर काम गड़बड़ा जाता है, समझे। चलिए अब चौथा हम लोग चौथा देख लिए, पांचवा आप देखते हैं। पांचवा देखिए क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना को निरूपित करना है तो कैसा हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होना चाहिए, तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और एक दूसरे के बराबर दूरी पर होती है, पर एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पे होती है, समझ गया। चलिए अब पांचवा देखिए देख लिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है। तो सीधी धारा के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है किस तरह से होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्री वृत्त के प्रारूप में होती है। सकेंद्री वृत्त, वृत्त मतलब गोला जैसा, तो ये देख रहे हैं आप लोग, देखिए वृत्त टाइप का ही ना है। यहाँ पे देखिए ये देखिए बना हुआ इस टाइप का से, देखिए वृत्त, रुके फिर से पढ़ते हैं, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं ना, बड़ा कर लेंगे तो ठीक बनाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप वृत्त टाइप का ही है, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से वृत्त टाइप का ही है। ये देखिए इधर से ये गोला हो जाएगा, है ना। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए उत्तर आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसका उत्तर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, समझाते जाएगा फिर 1-1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, फिर गड़बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे पहले नेट ऑफ कर। अब आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखिए। मैक्सवेल जो थे दक्षिण हस्त का नियम दिए थे ना, उसका नियम लिखना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, है ना। देखिए फिर से क्या बोल रहा है, फिर से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या बोलता है कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा के संकेत करता हो तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। अगर मान चलिए ये एक इस तरह से, ये एक क्या धारावाही तार है ना, और इसको देखिए पकड़े हुए है इस तरह से, मतलब किस तरह से बताएं, हम तो दिख नहीं रहे। मान चलिए देखिए इस तरह से देखिए पकड़े हुए, ये सभी अंगुली है, 4 अंगुली, और अंगूठा जो है ऊपर निकला हुआ, अंगूठा जो है ऊपर निकला, यानी कि ये धारा की दिशा हो गया। ये क्या हो गया, धारा। अगर ये देखिए ऊपर धारा बह रहा है, देखिए आप लोग समझिएगा,
क्या कर ऊपर धारा बह रहा, और ये देखिए ये अंगूठा ऊपर की ओर ही अंगूठा शो कर रहा है, तो ये तो हो गया धारा की दिशा। लेकिन और सब अंगुली कहाँ इधर है, इधर, यानी कि नीचे में चार उंगली से पकड़े हुए। तो इसके अंदर यानी कि ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे स्क्रीन, इसके अंदर इसका विद्युतीय इसका जो है विद्युत क्षेत्र होगा। समझ, सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र होगा। समझ गए ना, क्योंकि चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर आवेश रहता तो उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये परिनालिका से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और परिनालिका जो है आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं परिनालिका से। इसका फिगर पारने के लिए दे देता है ना, ज़्यादा ये रहता है। चलिए इसका क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि परिनालिका देखिए, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है ना, चुंबक की तरह कैसे कार्य करती है। क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब बोला क्षण चुंबक से, है ना, क्षण चुंबक की सहायता से क्या आप मतलब परिनालिका के उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि आप बढ़ा सकते हैं। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका के भीतर तथा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि व्यवहार कैसे, यानी चुंबक के तरह कैसे व्यवहार करती है, तो ये चुंबक की तरह व्यवहार कब करेगी, जब उसमें जो है हम करंट देंगे, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तभी वो चुंबक की तरह कार्य करेगा। धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करता है ना, धारावाही जो परिनालिका है और वो क्या करने लगता है, एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। परिनालिका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव हो जाता है, इसका पता हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से कर सकते हैं। यदि परिनालिका को दाहिने हाथ से इस तरह पकड़ा जाए कि उंगलियां धारा की दिशा में हो तो अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा और उसकी दिशा ध्रुव जैसा काम करेगा, और अंगूठा का उल्टा दिशा में दक्षिण ध्रुव होगा। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। और 9वां नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग इसको कॉपी में लिख सकते हैं अच्छे से कि विद्युत चुंबकीय और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय यानी कि वैसा चुंबक जिसमें चुंबक तो उत्पन्न उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित रहती है। यानी जितना समय तक विद्युत धारा आदि परिनालिका तो आप लोग जानते होंगे ना, किस तरह से देखिए एक रड रहता है, इसमें देखिए इस तरह से जो है लपटा हुआ रहता है ना, इस तरह से लपटा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं परिनालिका। इसमें नीचे से वोल्ट मीटर ये सभी जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से फिगर दिएगा पारने के लिए, अगर पार दिए और इसका नामकरण कर दिए तो आपको 5 नंबर में कन्फर्म दिया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे थे क्या कि परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब तक वह जो है चुंबक की भांति काम करते रहेगा। यानी उसके नज़दीक में अगर कोई चुंबक तत्व लेके जाइएगा, यानी जैसे लोहा के लेके जाइएगा, तो वो अपने पास खींचेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको बनाने के सामान्यतः नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। यानी परिनालिका जब भी आप बनाइएगा या तो विद्युत चुंबक अगर बनाइएगा तो सामान्यतः जो है नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। इसको गर्म करने से इसका चुंबक तो नष्ट नहीं होता। अगर जैसे और देखिए कोई जो चुंबक होता है, एक जो बॉक्स में, यानी कि जो गाना वाना बजता है ना, तो वहाँ पे जो पीछे में जो उसको अगर ख़राब हो जाता है तो उसमें चुंबक निकलता है। तो उसको अगर आप गर्म कर दीजिएगा ना तो फिर उसका चुंबक की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाता है, यानी वो किसी में सट नहीं पाएगा, यानी कि ना ही किसी को अट्रैक्ट कर पाएगा। समझे? तो उसका चुंबकता तो चुंबकीय जो ताकत होता है वो कहा तो खत्म हो जाता है। लेकिन नरम लोहे में को अगर गर्म कर दीजिएगा तो इसका चुंबकता तो नष्ट नहीं होता है। इसका चुंबक का आकर्षण बल ज़्यादा नहीं होता, हाँ, लेकिन इसका ज़्यादा भी नहीं होता। जैसे परिनालिका में जो नरम लोहा जो होता है वो ज़्यादा नहीं खींचता, चुंबक की भांति कार्य उतना नहीं करता है, बट उतना नहीं करता। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, इसी में है अस्थाई चुंबक। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसका देखिए समझ जाइएगा अच्छे से कि वैसा चुंबक जिसका चुंबक तो शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अस्थाई होता है ना। इसको बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। इसको गर्म करने से इसका चुंबक तो नष्ट हो जाता है। इसका चुंबक का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, नहीं इसका क्या लिखा हुआ है, इसका चुंबक का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा ये जो बॉक्स वगैरह में जो निकलता है ना चुंबक, बड़े बड़े जो क्या उसको बोलते हैं, स्पीकर में रहता है ना, उसमें देखिए रहता है, तो वो चुंबक होता था स्थायी चुंबक। और ये क्या था, विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक ये होता है परिनालिका में। समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबक में नरम
लौह क्रोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि क्योंकि नर्म लोहे को आसानी से चुंबकीय और अचुंबकीय किया जा सकता है तथा इसका चुंबक भी अधिक होता है, तथा इसका चुंबक तो भी क्या होता है, अधिक होता है। अभी तो फ्लेइंग का वाम हस्त नियम जो है हम लोग समझ चुके थे, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, यहाँ तक जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब अगला देखिए क्या है, अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि 13 नंबर क्वेश्चन कि मान लीजिए आप किसी कमरे में अपनी पीठ को एक दीवार के लगाकर बैठे, है ना। कोई इलेक्ट्रॉनिक पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर छादिता गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसका देखिए दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, यानी कि जमीन के अंदर जाएगी, है ना, सीधे जमीन के नीचे जाएगी। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है, क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक कुंडली में धकेला जाए, है ना। दूसरा है कि कुंडली के भीतर बाहर से खींचा जाए। तीसरा है कि कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए, तब क्या होगा? तो देखिए अगर जब इस मतलब देखिए पहला क्या था, पहला था क्या कि कुंडली में धकेला जाए, तो कुंडली में जब धकेला जाएगा तो गैल्वेनोमीटर के विक्षेपित हो जाएगा, यानी कि हिलने डुलने लगेगा, है ना। दूसरा क्या था कि कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए, यानी कुंडली के भीतर से अगर बाहर की ओर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा। अगर अंदर ढकेलेंगे तब तो गैल्वेनोमीटर के एक और विक्षेपित होगा, अगर उसको खींचे लगेंगे तो उसके विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा। और अगर तीसरा देखिए कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए, अगर जब स्थिर रख रहे हैं, जब स्थिर रखेगा तो कोई घटना नहीं होगा, यानी कोई विक्षेपित नहीं होगा, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है ना। दो वृत्ताकार कुंडली है, ये ए है ना, और ये बी है, एक दूसरे के निकट स्थित है। एक दूसरे के क्या है, निकट स्थित है। तो हम लोग अच्छे से लिखते हैं ये ए है और ये है बी है ना, निकट स्थित है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? कारण बताए। यानी कि इसमें हम लोग, ये ए है और ये बी है, अगर इसमें हम लोग यानी ए में अगर विद्युत धारा में कोई मतलब हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, कोई इसमें परिवर्तन करते हैं, या तो करंट डाल देते हैं ए में, या तो और कुछ भी कर देते हैं। तो जब ए में हम कर रहे हैं तो क्या कुछ कुछ बी में होगा, यानी कि कुछ कुछ जो धारा है बी में प्रेरित होगा, ये हमको बतलाना है ना। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि हाँ होगी, हाँ होगी, होगी ना, क्योंकि कोई फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार अगर चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आएगा तो सामने वाली कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इसलिए यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, जिसके कारण कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित होगी, है ना। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे सटा के नहीं रखेंगे, हल्के में थोड़ा सा दूर में रख रहे हैं ना। अब ये चुंबक ए है, ये चुंबक बी है। अब आप खुद समझिए कि ये तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना, चारों तरफ इस तरह से। अब देखिए क्या होगा कि जब हम ए में कुछ घटना कर रहे हैं, है ना, ए में मान के चलिए हम इसमें करंट दे दिए, ए में क्या कर दिए, करंट दे दिए, तो अब इसमें करंट दिए ना तो इसका विद्युतीय क्षेत्र में, इसका चुंबकीय क्षेत्र में कुछ हलचल होगा। अब इसमें जब हुआ तो यह आके बी को हिट करेगा, और जब बी को हिट करेगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखिए और समझाए। ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना। ये 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग का वाम हस्त, तो ये 12 और 16 जो है एक ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। यानी कि किसी कुंडली में विद्युत धारा को क्या करना, प्रेरित करना, है ना। विद्युत धारा को क्या करना, प्रेरित करना है, करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग निम्नलिखित है। क्या क्या है? इसका पहला हो जाएगा कि एक क्षण चुंबक को कुंडली के अंदर बाहर करके, एक क्षण चुंबक को कुंडली के अंदर बाहर करके हम क्या कर सकते हैं कि धारा को प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा है कि किसी दूसरी कुंडली में विद्युत धारा का परिवर्तन करके। तीसरा है कि दूसरी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके भी हम धारा प्रेरित कर सकते हैं। ये था इसका उत्तर, तो आप लोग लिख लीजिएगा।
अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है विद्युत मोटर से, तो इसको जो है आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। क्या है देखिए क्वेश्चन कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय यानी कि दो गो इधर साइड साइड लगा हुआ रहता है, इसी को वलय बोलते हैं ना विद्युत मोटर में। तो इसका देखिए होता है क्या, इसका उत्तर यह दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, यानी ये प्रेरित धारा की दिशा को बदलने का कार्य करता है ना। विद्युत मोटर में विद्युत वलय की क्या भूमिका, तो आप इसको याद रखिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI भी मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए रहा आपका दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा, इसको कॉपी में नोट कीजिए और जहाँ पे पढ़ते हैं उसको वहाँ पे एक जगह पे साट के और इसको याद कर लीजिए, है ना। दीवार में सटा हुआ रहना चाहिए। और आप जो है हमको वीडियो भी करके भी भेज सकते हैं, आप हमको वीडियो करके भी भेज सकते हैं। व्हाट्सअप जो है नंबर मतलब लिंक दे दिए, व्हाट्सअप का लिंक दे दिए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जो है क्लिक करिएगा, ग्रुप में ज्वाइन होइएगा और फिर वहाँ से व्हाट्सअप पे आप भेज सकते हैं ना। फिर आपका जो वीडियो है हम अपने चैनल पे डालेंगे और दिखाएंगे कि मतलब आप पढ़ रहे थे, है ना, इस तरह से। तो इसका देखिए हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें मतलब इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा का अंतर बता रहे हैं। देखिए क्या कि इसमें धारा एवं दिशा का मान बराबर मिलता है ना, इसमें धारा और जो दिशा होता है बराबर मान मिलता है। सॉरी यहाँ पे कुछ अलग पढ़ रहे हैं हम, तब ना सोचेंगे ये क्या लिखा हुआ। देखिए वो क्या बोल रहा है कि इसमें धारा और दिशा का मान बार बार बदलता है ना, बार बार बदलता है। इसमें धारा और दिशा दोनों क्या होता है, बार बार बदलते रहता है। लेकिन दिष्ट धारा में क्या होता है, इसमें धारा की दिशा स्थिर रहती है, चाहे धारा का मान बदले या ना बदले। दूसरा क्या है कि यह धारा चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, यह केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। बट देखिए ये है, यह धारा चुंबकीय, रासायनिक एवं ऊष्मीय सभी प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इसमें तीसरा हो जाएगा कि इस धारा को मापने वाले उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। और इसका हो जाएगा कि इस धारा को मापने वाले उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसका चौथा हो जाएगा कि इस धारा में ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है ना। देखते हैं ना प्रतिवर्ती धारा पहले आप क्या होता है और ये समझ जाइए। दिष्ट धारा क्या होता है, तो प्रतिवर्ती धारा जो हमारे गाँव में शहर में जो 4 लाइन वाला जो तार आता है ना पोल पे, उसी को प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। और दिष्ट धारा होता है बैटरी वाला, जो छोटा छोटा बैटरी से जो हम लोग धारा प्राप्त करते हैं उसको दिष्ट धारा बोलते हैं ना। तो देखते हैं हम लोग जो घर में जो लाइन आता है उसमें ट्रांसफार्मर लगा रहता है, लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है ना। तो ये हो जाएगा इसका अंतर। आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप वीडियो जो है कितना बड़ा हो गया देख लेते हैं, और 23 मिनट का हो गया, है ना। तो आप लोग इसको जो है लिख लीजिएगा क्योंकि फिर ज़्यादा समय हो जाएगा ना। फिर देखिए ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कि याद रखने का। देखिए क्या होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग कि मेन लाइन में अतिभारण तथा लघु पतन कैसे उत्पन्न होता है। लघु पतन मतलब हो गया कि शॉर्ट सर्किट, है ना, यानी अतिभारण और लघु पतन कैसे उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लघु पतन। हम लोग पहले देख लेते हैं ना, लघु पतन यानी जब कभी तारों पर लगा विद्युत रोधी परत खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है और आपस में संपर्क में आ जाता है। इस तरह से संपर्क आने से परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और प्रतिरोध में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है और लघुपतन हो जाता है ना। जब वायर जो है यानी तार जो है किसी कारणवश क्षतिग्रस्त यानी कि कहने का मतलब खराब हो जाता है और एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है ना, तब क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखते हैं ना, जब दो तार को अगर आपस में सटा देते हैं तो क्या होता है, वो चिड़चिड़ाने लगता है, यानी कि क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उसके कारण जो है उसमें धारा जो है अधिक प्रवाहित होने लगती है। ये होता है लघु पतन। अतिभारण क्या होता है कि जब कोई उपकरण अपनी कुल आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा खींचने लगता है, यानी कि जितना उसको आवश्यकता है उससे ज़्यादा खींचने लगता है, तो परिपथ में धारा मान एक सीमित सीमा से ऊपर चला जाता है, जिसे अतिभारण कहा जाता है। यह 2-3 विद्युत युक्तियों को एक ही कनेक्शन में जोड़ देने के कारण होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों से भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही समय हो रहा है। फिर 23 नंबर भी क्वेश्चन देखिए है, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा
और 24 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम समझा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। जो पूछेगा वो उसी पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, अन्यथा इस तरह से नहीं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कि घरों की वायरिंग में 2 भिन्न एम्पियर के निम्न के परिपथों का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि घरों में जो वायरिंग होती है उसमें 2 मेंस होते हैं, एक 5 एम्पियर वाला, दूसरा 5 एम्पियर वाला 15 एम्पियर वाला। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण उपयोग किए जाते हैं, यानी कि एक 5 एम्पियर का होता है, दूसरा 15 एम्पियर का होता है, क्योंकि हमारे घरों में जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है उपकरण, यानी कि जैसे टीवी हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये एसी हो गया, ये सभी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी 5 एम्पियर धारा चाहिए, जिससे मतलब किसी को 5 एम्पियर धारा चाहिए, जैसे बल्ब, पंखा, टेलीविज़न आदि। किसी को 15 एम्पियर की धारा चाहिए, जैसे हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि। तो जिसको जितना विद्युत धारा चाहिए होता है वह उसका उतना आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है। इसलिए जो है घरों में जो है दो मेंस लगाए जाते हैं, 2 मेंस लगाए जाते हैं। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, यानी समांतर क्रम में। कहने का मतलब कि अगर ये एक बोर्ड है, बोर्ड मतलब यहाँ पे देखिए स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है, इस तरह से। अभी यहाँ से देखिए यहाँ पे बल्ब लगा रहे हैं ना, और यहाँ पे छत पे पंखा चल रहा है, तो क्या इससे यहाँ से एक तार लाएंगे, है ना। अब ये बल्ब के लिए क्या होगा कि दूसरा एक तार लाएंगे। समझे क्या मतलब कि दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, ये हो जाता है समांतर क्रम। जब अलग अलग करेंगे ना तो समांतर क्रम में हो जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान चलिए अगर हम ऐसा ना करते, यहाँ से तार लाए, पंखा चला लिया, पंखा से ही तार लेके यहीं से काट के और यहाँ पे लेके चलाए बल्ब के लिए, तो बताइए अगर पंखा खराब हुआ, पंखा वाला तार अगर खराब हुआ तो बल्ब भी नहीं जलेगा, है ना। मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हमारे घरों में अलग अलग उपकरण लग गए होते हैं, सबको अलग अलग विद्युत धारा की मात्रा चाहिए होता है ना। बात सही है। ये भी देखिए एक कारण है, अगर हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दे, सब में एक ही धारा का परिमाण जाएगा, जिससे कोई उपकरण चलेगा, कोई नहीं चलेगा। और दूसरा कारण यह है, सारे उपकरण के अपने अपने उपयोग होते हैं। पंखा का हवा देने के लिए, बल्ब का प्रकाश देने के लिए अगर हम एक को बंद करें तो दूसरा चालू रहे, इसलिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और देखिए दोनों का जो है मतलब हम बल्ब और क्या चीज़ का दिए थे, पंखा का एग्जाम्पल, मतलब बल्ब यहाँ पे पंखा लगा दिए, यहाँ पे पंखा लगा दिए, है ना, और नीचे में बल्ब लगा दिए। तो बताइए अब ये देखिए ये क्या है, ये बोर्ड है। अब रात को मतलब सोने का समय है, तो क्या हम लाइट यहाँ से देखिए इसको तार लाएं और यहीं से हम बल्ब को भी जोड़ दें। तो रात में मान चलिए गर्मी है तो हमको पंखा चलाना है ना, लेकिन बल्ब तो बंद करके सोएंगे ना, बल्ब को क्या करेंगे, बंद करके सोएंगे। लेकिन अब क्या है, अगर बल्ब हम बंद करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, पंखा भी बंद हो जाएगा। अब पंखा हमको चलाना है तो पंखा चलाने के लिए हमको बल्ब भी जलाना होगा, यानी दोनों साथ में चले। और यहाँ पे दूसरा कारण ये क्या हो जाता है कि पंखा जो है ज़्यादा विद्युत लेता है और बल्ब जो है कम लेता है। लेकिन यहाँ से ये देखिए ज़्यादा विद्युत खींच रहा है और बल्ब को भी ज़्यादा मिलेगा, है ना, ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा इसको जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा। इसलिए जो है विद्युत जो उपकरण जो होते हैं उस समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्युत परिपथों को अतिभारण और लघुपतन से सुरक्षित कैसे किया जा सकता है। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि विद्युत परिपथों में अतिभारण और लघुपतन से निम्नलिखित सावधानियों से सुरक्षित किया जा सकता है। क्या क्या है जो देखिए, पहला देखिए क्या है कि विद्युत परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की परत और उसके ऊपर भी रबर का प्लास्टिक की या परत की चढ़ाई जानी चाहिए। यानी जो तार जो होता है ना, उसमें जो तार में जो करंट आता है तो उससे बचने के लिए उसके ऊपर जो परत जो होता है उसमें अच्छा क्वालिटी परत चढ़ाना चाहिए, और उस रबर भी और हो जाता है प्लास्टिक की परत भी चढ़ाना चाहिए। फिर क्या होगा कि वो एक दूसरे में सटेगा नहीं, संपर्क में नहीं आएगा, अंदर वाला तार, तो क्या होगा, विद्युत परिपथ में मतलब लघुपतन नहीं होगा, यानी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। दूसरा क्या है कि एक सॉकेट से एक ही उपकरण को जोड़ना चाहिए, और एक सॉकेट से एक उपकरण को जोड़ना चाहिए, यानी एक तार से एक ही उपकरण को जोड़ना चाहिए। तीसरा क्या है कि उपकरण को विद्युत परिपथ में समांतर में जोड़ना चाहिए। हाँ, और उपकरण को जो है समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। समांतर क्रम मतलब आप समझ गए अभी। चौथा क्या है कि चौथा देखिए कि विद्युत परिपथ में एक ही फ्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ही फ्यूज, ताकि अगर मान के चलिए कोई दिक्कत हो तो फ्यूज उड़ जाए तो लाइन ही कट जाए, इस तरह से करना चाहिए। समझ गए।
चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI है, इसको जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है कि विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ पर कार्य करते समय रबर के जूते या दस्ताने क्यों पहनता है। मतलब जो विद्युत जो मिस्त्री है, यानी कि जो लाइन बनाने वाला जो आदमी होता है, वो विद्युत परिपथ पर यानी कि जब काम करता है लाइन वाला, तो उस समय रबर के जूते या दस्ताने पहनता है, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विद्युत के परिपथ के किसी भाग को सुधारने के लिए रबड़ के दस्ताने या जूते का प्रयोग करने से तथा सूखी लकड़ी पर खड़ा होकर कार्य करने से झटका नहीं लगता है, क्योंकि रबड़ तथा लकड़ी विद्युत कुचालक है, उसमें करंट नहीं आएगा इसलिए। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्युत परिपथों देखिए यहाँ पे परिपथ कर दीजिएगा, परिमथों लिखा गया, तथा संयंत्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपयोगों के नाम लिखे। पहला हो गया भू संपर्क और दूसरा हो गया विद्युत फ्यूज। देखिए घरों में जो लाइन आता है उसमें दो चीज़ ऐसा चीज़ होता है जिससे हमको सुरक्षा प्रदान हो सकता है लाइन में। पहला क्या है कि भू संपर्क है, कहने का मतलब जो अर्थिंग देते हैं उसमें अगर अर्थिंग रहे तो घर में जल्दी आग बिजली से आग लगने का डर नहीं रहता। क्यों, क्योंकि जब अगर घर में कोई दिक्कत हुआ तो वो सभी जो करंट है वो भू संपर्क जो यानी जो अर्थिंग दिए हुए है उसके माध्यम से क्या हो जाएगा, सब जमीन के अंदर चला जाएगा, तो घर को नुकसान नहीं होगा। दूसरा विद्युत फ्यूज, अगर विद्युत फ्यूज लगा हुआ रहता है और अंदर में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज ही उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ा तो फिर लाइन ही नहीं आ पाएगा। तो ये 2 चीज़ जो है हमारे मतलब सुरक्षा करता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में अच्छे से, और 30 नंबर के भी क्वेश्चन जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये बता भी चुके हैं, ये है ना, ये बता चुके हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन है ना, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, हाँ लास्ट नंबर क्वेश्चन है। बड़ा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन था, टाइम भी लग गया, 31 मिनट हो गया, अभी 32 मिनट हो गया, और इसमें कम से कम 35 मिनट लग जाएगा। इसका उत्तर देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं। फ्यूज जो तार होता है विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं, फ्यूज की क्षमता का क्या तात्पर्य है, क्यों लगाए जाते हैं। आप लोग तो समझ ही रहेंगे कि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो टूट जाता है, गल जाता है, तो लाइन आना बंद कर देता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि जब परिपथ में अतिभारण और लघुपतन के कारण या मेंस में वोल्टता का एक सीमा से अधिक बढ़ जाने पर अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है ना, जिससे घर में लगे विद्युत उपकरण जल या खराब हो सकते हैं। इससे बचने के लिए विद्युत तार का फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा फ्यूज तार को गला देती है और उपकरण बच जाते हैं, यानी कि वहाँ पे फ्यूज ही गल जाएगा तो लाइन ही नहीं आ पाएगा, और हमारा जो उपकरण है चाहे कूलर हो, AC हो, जो मतलब ये नहीं समझेगा कि हमारे घर में है, ऐसा बात नहीं है ना, बस पंखा है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचाने से विद्युत तार गल या उड़ जाता है उसे ही विद्युत तार का क्षमता कहते हैं, मतलब उसे ही फ्यूज तार का क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये था देखिए 31 क्वेश्चन था। 31 क्वेश्चन का जो हम लोग उत्तर जान गए। तो आप लोग के लिए लगातार 33 मिनट जो है ना, बक 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 करते रहे, यानी कि समझाते रहे। तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सपोर्ट कहने का मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग जो पढ़ते हैं ना, तो उसका वीडियो जो है वीडियो करके ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम भी थोड़ा सा मतलब आप लोग के लिए जो है यूट्यूब पे डाल सके आप लोग का वीडियो, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।